जी, तो इसके हम इम्पॉर्टेंट बातें इसके बारे में सीख लेते हैं। ये होता है हमारा टेट्रामिथाइल सिलेन। सिलेन के साथ 4 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। एक बच्चों कोई भी बच्चा जो भी कंफ्यूज नहीं होगा टीएमएस और टीएमएस-सीएल में, ठीक है। टीएमएस-सीएल अलग होता है और टीएमएस अलग होता है। इसमें क्या होता है, ट्राई मिथाइल सिलेन। एक बच्चे के दिमाग में एक दिन ये वाली कंफ्यूजन भी थी, ठीक है। तो इसमें एक मिथाइल की जगह क्लोरीन होता है, ठीक है। दिस इज डिफरेंट, ओके। ये हम रिएजेंट्स में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। आज इसकी इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला, इट इज नॉन टॉक्सिक, इसलिए इसको रेफरेंस लिया जाता है, ठीक है। तो हमारा रेफरेंस कंपाउंड है टेट्रामिथाइल सिलेन। एक तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये नॉन टॉक्सिक है। दूसरा, नॉन टॉक्सिक के साथ साथ ये वॉलेटाइल भी होता है। इट इज वॉलेटाइल इन नेचर, बट ये वाली क्वालिटी नहीं है जिसकी वजह से इसने एज अ रेफरेंस कंपाउंड क्वालिफाई किया है, नहीं। इसकी इम्पोर्टेंट, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट इसके बारे में चीजें क्या है। अच्छा, वॉलेटाइल होने का फायदा क्या है? वॉलेटाइल होने का फायदा ये होता है, इट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट इजीली आप इंस्ट्रूमेंट में से इसको निकाल सकते हो, ये फायदा होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत आपने जो एनएमआर है वो अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ। ग्रेजुएशन से एनएमआर आना शुरू हो जाता है। तो एनएमआर कहता है, ये वाली बातें हम अलग से पढ़ेंगे, कि जितने भी हाइड्रोजन सेम एनवायरमेंट में होंगे वो सबको हमारा इंस्ट्रूमेंट एक ही लगा के चलेगा। अब अगर मान लो सिर्फ एक हाइड्रोजन यहाँ पे होता तो मान लो सिग्नल की इंटेंसिटी इतनी होती। अगर सेम तरीके के 2 हाइड्रोजन हमारा इंस्ट्रूमेंट रीड कर रहा है तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। सेम हाइड्रोजन अगर 3 रीड कर रहा है तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ऐसे होता है, मतलब कि जितना नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होगा एक पर्टिकुलर तरीके का, उतना ज्यादा उस न्यूक्लियस की इंटेंसिटी होगी, उसके सिग्नल की, मतलब उसके सिग्नल की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। ये बातों को ज्यादा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बट इसकी इंपॉर्टेंस के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये बात बता दी, ठीक है। तो जैसे देखिए, ऐसे समझिए कि जितना ज्यादा आपके टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे उसमें उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस होगा, उतना ज्यादा आपके उसमें नंबर आएंगे। वैसे ही सेम मान लीजिए, ये अब मानना क्या है, इसमें तो दिख रहा है ये वाला CH3 भी सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, ये वाला CH3 भी सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, ये वाला CH3 भी सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, और ये वाला CH3 भी सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है। तो जो ये सारे के सारे हाइड्रोजन्स हैं उनका एनवायरनमेंट सबका सेम है, इसकी वजह से सारे के सारे हाइड्रोजन सेम है। और कितने हैं टोटल? जब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात आएगी तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि सारे इतने प्रोटॉन सेम है, नहीं, आप बोलेंगे इतने प्रोटॉन इक्विवेलेंट है मतलब एक जैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कितने, 3 6 3 9 3 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आर देयर। यहाँ पे 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है। इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स इतने ज्यादा जो है कि एक कंपाउंड के अंदर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, इनफैक्ट होते ही नहीं है इतने ज्यादा। तो इतने सारे ज्यादा इक्विवेलेंट प्रोटॉन होने की वजह से इसका सिग्नल काफी स्ट्रॉन्ग आता है, मेकिंग देयर सिग्नल
वेरी इंटेंस, तो इनका सिग्नल जो होता है वो बहुत ज्यादा इंटेंस होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है क्योंकि 12 प्रोटॉन आपके सेम एनवायरनमेंट में हैं, तो 12 के 12 सेम हैं। ऊपर से एक और चीज है कि 12 के 12 जो आपके प्रोटॉन्स हैं वो ऐसे कार्बन से जुड़े हुए हैं बच्चों जो कि फर्दर सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है। जो कि फर्दर सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है। नाउ दिस सिलिकॉन, ये जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के पास क्या होते हैं, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा कम होती है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इतना ही, बहुत ज्यादा लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सिलिकॉन की। ठीक है, और सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कार्बन को देना ज्यादा पसंद करेगा। ठीक है, ऐसे में आपके जो ये प्रोटॉन्स हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या होता है, प्रोटॉन शील्डिंग बढ़ जाएगी। प्रोटॉन शील्डिंग अगर ज्यादा हो जाएगी, ऐसे में हमने बोला भी था कि प्रोटॉन शील्डिंग, प्रोटॉन के आसपास अगर इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट बढ़ जाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, तो प्रोटॉन जो शील्ड हो जाता है, तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी कम पहुंचेगा, तो प्रेसिशन कम होगा, यानी कि सिग्नल की वैल्यू लो आएगी, या कह लीजिए कि इसका प्रेसिशन या इसका घूमना जो है वो, सिग्नल जो है वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे आएगा। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या होगा, हाईली शील्डेड 12 highly shielded protons will show signal or precession at very low frequency। बहुत ही लो वैल्यू पे फ्रीक्वेंसी शो करते हैं। अब हम चलते हैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताने कि इसकी वजह से क्या हो जाता है। तो टीएमएस को लिया जाता है बच्चों रेफरेंस की तरीके से, इसको इतना लो मतलब फ्रीक्वेंसी पे कह लीजिए, देखिए टीएमएस था, बड़ा होता, प्रोटॉन बहुत ज्यादा शील्डेड है, आपने मैग्नेटिक फील्ड भेजा, बहुत ही कम उस तक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहुंच पाएगा क्योंकि वो शील्डेड एरिया में बैठा है, पर फिर भी जितना भी पहुंचेगा उससे ऑपरेशन करना शुरू करेगा। अब हम जितने भी और कंपाउंड जो है वो रीड करने वाले हैं, जितने भी और कंपाउंड्स को हम एनालाइज करने वाले हैं, हम ये देखेंगे कि ये ए कंपाउंड या बी कंपाउंड टीएमएस के कंपैरिजन में कितना प्रिसिशन शो कर रहे हैं, इसके कंपैरिजन में ऐसे बोलेंगे। तो इसके लिए क्या किया गया, ऐसा माना गया, अच्छा वो मैं आपको पीपीएम में बताऊंगी, नहीं रुक जाते हैं अभी, ठीक है अभी रुक जाते हैं। तो ऐसे में हम जितनी भी रीडिंग्स करने वाले हैं वो हम टीएमएस के बेस पे करने वाले हैं। हम ये बोलेंगे कि टीएमएस ने मान लो किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर 50 हर्ट्ज पे ये अगर प्रिसिशन करना शुरू करता है, तो आपका जो भी प्रोटॉन है, कोई भी प्रोटॉन है, उसका प्रिसिशन मान लो 100 हर्ट्ज पे है, तो घटाओ 50 में से 100 गया 50 हर्ट्ज, तो हम बोलेंगे कि जो सिग्नल आएगा आपके इस ए प्रोटॉन के लिए वो किस पे आएगा, ठीक है, इस तरीके से आपका जो ग्राफ है वो बनेगा। ठीक, चलिए
आ जाइए, इसमें दिक्कत क्या थी इस वे में, ठीक है। आप पढ़ते हैं ना केमिकल शिफ्ट, तो वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं जी तो हम क्या करेंगे, हमने बोला हम कंपाउंड को इंस्ट्रूमेंट के अंदर रखेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर टीएमएस पहले से होगा, तो टीएमएस की जो पीक है वो आ जाएगी, किसी भी वैल्यू पे आ जाए, वो चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे आ जाएगी, क्या रख के चलेंगे वो भी बताऊंगी अभी। किसी भी वैल्यू पे अगर वो आ जाती है तो इससे जितना भी इस तरफ वैल्यू आएगी लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जितना भी वैल्यू आएगी आपके कंपाउंड की, हम बोलेंगे वो डाउन फील्ड देन टीएमएस है, कि वो टीएमएस से लेफ्ट साइड पे कितना जा रहा है, ठीक है। कि आपने कोई कंपाउंड दिया, आपके जो इंस्ट्रूमेंट था, इंस्ट्रूमेंट ने देखा टीएमएस इतना घूम रहा है, तो इसके कंपैरिजन में जो आपने कंपाउंड दिया वो कितना घूम रहा है, दोनों को कंपेयर करके बताएगा कि अगर टीएमएस यहाँ पे घूम रहा है, इतनी वैल्यू पे घूम रहा है, तो आपका कंपाउंड यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे घूम रहा है, या यहाँ पे घूम रहा है, इसके कंपैरिजन में कितना घूम रहा है, उसको बोला गया। तो इसके लिए इस टीएमएस का जो सिग्नल बोल दिया गया, वो बोल दिया कि 0 पे आएगा। अब ये आपका जो कंपाउंड है डिपेंड करेगा, आपका कंपाउंड इससे 50 हर्ट्ज अगर ज्यादा प्रिसेशन कर रहा है इसके कंपैरिजन में, तो हम बोलेंगे कि उसका सिग्नल 50 हर्ट्ज पे आया। अगर आपका कंपाउंड इससे 100 हर्ट्ज ज्यादा प्रिसेशन दिखा रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसका सिग्नल 100 हर्ट्ज पे आया। अभी हर्ट्ज में बात कर रहे हैं केमिकल शिफ्ट की, पीपीएम पे नहीं आए। अगर बोला कि इसके कंपैरिजन में 200 हर्ट्ज ज्यादा, कह लो ये कह लो 200, इसके कंपैरिजन में 200 हर्ट्ज डाउन फील्ड प्रिसेशन कर रहा है, तो हम बोलेंगे जी इसका सिग्नल 200 हर्ट्ज पे आया, ठीक है। इसको बोलते हैं जी डाउन फील्ड। डाउन का मीनिंग बिल्कुल ये नहीं है कि इससे कम, ठीक है, ओके। इस तरफ होता है जी अप फील्ड, इस तरफ होता है अप फील्ड, कि इससे टीएमएस से मान लो इसके कंपैरिजन में इस तरफ ज्यादा प्रिसेशन होता है, इस तरफ कम प्रिसेशन होता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। अगर इतने वैल्यू पे आपने मान लिया कि टीएमएस ये 0 नहीं है, ये वैल्यू तो हमने मान ली हमारे ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। हर जगह पे ये नहीं लिखते चले ना कि ये 50 घूम रहा था, ये 100 घूम रहा था, वो चेंज होता रहेगा इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग, वो भी बताने वाली हूँ, पहले ये सुन लो, ठीक है। अगर मान लो कि हमने मान लिया कि ये इस 0 प्रिसेशन सॉरी 0 वैल्यू पे इसका सिग्नल आया, तो हम ये देखेंगे कि टीएमएस के कंपैरिजन में आपका कंपाउंड कितना कम प्रिसेशन कर रहा है, दैट इज अप फील्ड। बात को ध्यान रखना, कम प्रिसेशन को अप बताया है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा प्रिसेशन को डाउन फील्ड बताया है, ठीक है। ये कंफ्यूज कर देने वाली बात हो जाती है बहुत बहुत बार बच्चों के लिए। तो अगर टीएमएस के कंपैरिजन में मान लो उसने बोला कि 50 हर्ट्ज कम प्रिसेशन है इसका, तो बोलेंगे कि इसकी प्रिसेशन की वैल्यू क्या है, -50 हर्ट्ज। अगर इसके कंपैरिजन में 100 हर्ट्ज कम प्रिसेशन कर रहा है, हम बोलेंगे कि आपका कंपाउंड का न्यूक्लियस -100 हर्ट्ज पे सिग्नल दे रहा है। इसके कंपैरिजन में मान लो 50 हर्ट्ज 500 हर्ट्ज कम प्रिसिशन दिखा रहे, तो हम बोलेंगे कि आपका जो न्यूक्लियस है वो -500 हर्ट्ज पे सिग्नल दे रहा है, ठीक है। ये बातें थी हर्ट्ज में, अब पीपीएम पे भी आएंगे, ठीक है। आ जाओ चलो, अब थोड़ा सा ज्यादा मतलब ध्यान लगाने की कोशिश करना, हालांकि वहां से क्वेश्चन नहीं आता बट उसकी वजह से कंफ्यूज बहुत रहते हैं बच्चे। मान लो मैंने एक इंस्ट्रूमेंट लिया,
मैंने एक इंस्ट्रूमेंट लिया जिसकी स्ट्रेंथ थी, ऐसा मान के चलते हैं, उसकी स्ट्रेंथ थी, मान लो उसमें एक सेकेंड, हाँ मान लो उसका मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ थी वो 1.4 टेस्ला थी, ठीक है। तो यहां से अगर आप 1H NMR के लिए निकालेंगे तो आपकी प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 60 मेगा हर्ट्ज। निकाल के देख लेना, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं अभी निकाल के देख भी लेती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड देना बस मुझे। आप लोग भी कैलकुलेटर निकाल लो। 42.57 इंटू 1.4, हाँ 59.59 यानी कि 60 मेगाहर्ट्ज के अराउंड ही आ गई, ठीक है। तो प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी आ गई 60 मेगाहर्ट्ज के अराउंड। अब इसका मतलब ये है कि आपका इंस्ट्रूमेंट इतने मेगाहर्ट्ज तक किसी भी न्यूक्लियस को घुमा सकता है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को घुमा सकता है। नाउ हम मान लेते हैं कि हमने कोई कंपाउंड लैब में प्रिपेयर किया था, कोई भी रैंडम कंपाउंड मान लो हमने कोई भी, ये मान लो एसीटोन हमने लैब में बनाया। अब हमको पता है कि प्रोटॉन की हमें यहाँ पे हमें प्रोटॉन को जो है वो रीड करना है। हमने बोला कि जी ठीक है, बढ़िया चल रहा था, 60 मेगाहर्ट्ज का हमारा इंस्ट्रूमेंट है, और हमने देखा कि जी इस मेगाहर्ट्ज इतनी प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी देने पे, टोटल मैक्सिमम इतनी देने पे, मान लो आपका टीएमएस जो है वो 50 हर्ट्ज प्रेसेशन दिखाता है, और हमारा कंपाउंड टोटल मान लो 100 हर्ट्ज प्रेसेशन दिखाता है। इसका कंपाउंड का जो प्रोटॉन है वो 100 हर्ट्ज जितना इतना प्रेसेशन ऐसे करता है। तो हमारा सिग्नल कितने पे आएगा? हमने बोला जितना भी टीएमएस कर रहा होगा उसमें से हमारा जो अंडर ऑब्जर्वेशन प्रोटॉन है वो घटा दो। क्या बोलेंगे? प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ एसीटोन माइनस प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ टीएमएस। हमारा सिग्नल आ जाएगा 100 माइनस 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज पे आ जाएगा, है ना। ये तो बोल रहे थे ना अब हम कि अगर टीएमएस के कंपैरिजन में 50 हर्ट्ज ज्यादा हमारा न्यूक्लियस घूम रहा होगा तो सिग्नल कितने पे आएगा? 50 पे आएगा। सो दिस इज योर डेल्टा, दिस इज योर केमिकल शिफ्ट। टीएमएस के कंपैरिजन में कितना ज्यादा या कितना कम आपका प्रोटॉन प्रिसेशन दिखाता है, दैट इज केमिकल शिफ्ट ऑफ दैट न्यूक्लियस, ठीक है। अगर प्रोटॉन ही गिन रहे हो, प्रोटॉन को ही स्टडी कर रहे हो तो प्रोटॉन, कार्बन 13 को स्टडी कर रहे हो तो कार्बन 13, नाइट्रोजन 14 को स्टडी कर रहे हो तो नाइट्रोजन 14, ठीक है। तो कितना आपका न्यूक्लियस टीएमएस के डिफरेंट न्यूक्लियस के कंपैरिजन, ठीक है, ओके डन। चलिए अब आगे चलते हैं। तो मैं क्या बोल रही हूं, तो ये जो सारा काम हो रहा है ये किस में हो रहा है आपका? जब इंस्ट्रूमेंट की टोटल मैक्सिमम प्रेसेशन करने की स्ट्रेंथ कितनी है अभी? 60 मेगाहर्ट्ज की। अब मैं मान लो पहले मैं इंडिया थी, मैं उठ के फिर जर्मनी चली गई, ठीक है, उठ के तो गए जाऊंगे, मतलब मान लो मुझे मौका मिल गया जर्मनी जाने का। अब जर्मनी में है बढ़िया मशीनें, मैंने वहां देखा कि पहले मेरे पास इंडिया में इतने मेगाहर्ट्ज मैक्सिमम का इंस्ट्रूमेंट था, जर्मनी वाले अमीर हैं, वो साइंटिस्ट ज्यादा बड़े मतलब जो है इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो मैंने देखा कि वहां पे मैं अपने इस एसीटोन को उठा के लेके चली गई अपने साथ, ठीक है। वहां पे मैंने देखा कि उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया हुआ था वो ज्यादा स्ट्रेंथ का था। मान लो उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया हुआ था उसकी तो मैक्सिमम प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी जो जा सकती थी वो मान लो अब जा सकती, मैं ऐसा खुद की तरफ से मान के चलती हूँ कि जो उन्होंने 400 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज किया था,
ठीक है, इसके कंपैरिजन में इसका टेस्ला कितना आएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, 441H NMR। ठीक है, ओके। मैं एक काम करती हूँ, मैं देख के बताती हूँ आपको इसके लिए उन्होंने क्या यूज किया होगा। 400 डिवाइड बाई 42.57, 9.3 टेस्ला कुछ मैग्नेटिक फील्ड 9.4 टेस्ला दिया और प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी यहाँ चले गए। अब मैंने बोला कि जो इंस्ट्रूमेंट मेरा एसीटोन वापस लेके आओ। एसीटोन से पहले तो मैंने इसमें टीएमएस डाला, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर टीएमएस डाला। टीएमएस पहले 50 हर्ट्ज पे अगर जो है वो क्या बोलते हैं उसको प्रिसिशन दिखा रहा था, अभी कितने पे दिखाएगा मैं बताती हूँ आपको। 400 7 गुना ज्यादा है ना, 42, हाँ ये इसके कंपैरिजन में 7 टाइम्स है, ऑलमोस्ट है ना, 7 टाइम्स है। तो अगर इसका प्रिसिशन का जो स्ट्रेंथ है वो 7 गुना बढ़ गया है, तो अब टीएमएस भी 7 गुना ज्यादा तेजी से प्रिसिशन करना शुरू करेगा। ऐसे में अगर पहले आपके जो टीएमएस है उसके यहाँ पे इसको मैं डेल्टा 1 बोल देती हूँ, इसको डेल्टा 1 बोल देती हूँ। पहले अगर प्रिसिशन समझने की कोशिश करना बच्चों कि अगर पहले प्रिसिशन 50 हर्ट्ज पे हो रहा था टीएमएस का, अब क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की मैंने ताकत ही 7 गुना कर दी है, तो टीएमएस भी 7 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ से जो है वो दौड़ना शुरू करेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 350 हर्ट्ज आ जाएगी। और एसीटोन की वो भी 7 गुना ज्यादा आ जाएगी। अगर 60 मेगा हर्ट्ज में वो 100 हर्ट्ज से प्रिसिशन कर रहा था, डांस कर रहा था, तो यहाँ पे वो 7 गुना ज्यादा यानी कि 700 हर्ट्ज की स्ट्रेंथ से जो है वो डांस करना शुरू करेगा। तो जी अब क्राइटेरिया तो यही रहेगा केमिकल शिफ्ट निकालने का, है ना, कि जितना भी ये घूम रहा है उसमें से इसको घटा दो, उतने पे सिग्नल आपको आ जाएगा। तो जी मैंने जर्मनी जाके देखा कि मेरा सिग्नल अब आ गया जी 700 में तो 350 घटा दो तो 350 ही रह जाएंगे 350 हर्ट्ज पे। ओ माय गॉड। तो मेरा कहने का मीनिंग क्या है कि क्योंकि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी स्ट्रेंथ बदल रही है, उससे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी बदल रही है। अब मैं जब इंडिया में थी तो मेरा एसीटोन बोल रहा था कि मैं सिग्नल 50 हर्ट्ज पे मेरा सिग्नल आ जाएगा। मैंने 50 हर्ट्ज के सिग्नल की वैल्यू रख के और अपना पेपर सबमिट कर दिया कि जी हाँ एसीटोन इस दुनिया में जब भी बनेगा उसका सिग्नल 50 हर्ट्ज पे आएगा। लेकिन एक जर्मनी में जो आपका दूसरा साइंटिस्ट बैठा वो कह रहा है कि क्या आप फालतू बातें कर रहे हो, एसीटोन तो मैंने बनाया हुआ है और क्योंकि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट है, ये तो उसने मतलब मेंशन करेगा वो, लेकिन हमको ऐसा लगेगा कि एसीटोन जो है अब आपकी डेल्टा वैल्यू या कह लीजिए केमिकल शिफ्ट या कह लीजिए सिग्नल वो कितने में देगा 350 हर्ट्ज पे सिग्नल देगा। अब सारे जो साइंटिस्ट थे वो परेशान हो गए कि ये तो गलत हो जाएगा, एसीटोन मैंने बना दिया तो मैं बोलूंगी कि उसका सिग्नल 50 हर्ट्ज पे आना चाहिए, किसी और ने सिग्नल एसीटोन बना दिया यूके में बैठा है तो उसने बोल दिया 350 हर्ट्ज पे सिग्नल आएगा, और कोई और जर्मनी में बैठा हुआ बोलेगा कुछ और पे सिग्नल आएगा। एसीटोन कंपाउंड है कि ऐसे तो फिर सब लोग एक ही कंपाउंड को बार बार डिस्कवर करते रहेंगे और नई नई वैल्यूज बताते रहेंगे उनकी केमिकल शिफ्ट की, नई नई जगह पे सिग्नल आता रहेगा, तो ये तो ठीक नहीं है। तो इस चीज को दूर करने के लिए लेके आया गया पीपीएम सिस्टम। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब यहाँ से आप एक बात देखिएगा, ये दोनों ही जो वैल्यूज हैं ये दोनों ही ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, इसको थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है बस। देखिए अगर आप थोड़ा सा इसको छोटा कर देना, छोटा होने की वजह तो शिफ्ट हो रहा है, ये लो आ जाओ। आप यहाँ पे नोटिस करिएगा बच्चों कि अगर आप ये जो वैल्यू आई है ना केमिकल शिफ्ट की सिग्नल की, सही दिख रहा है ना ये सब कुछ, ये जो सिग्नल की वैल्यू आई हुई है ना, इस सिग्नल की वैल्यू को इस 50 हर्ट्ज को बच्चों डिवाइड कर दो, जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रेंथ थी 60 थी कर दो,
ठीक है। अब ये यहाँ पे जो वैल्यू आई है, जो भी आपकी यहाँ पे, ठीक है, 400 हर्ट्ज। पता क्या करो बच्चों, एक सेकेंड, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 7 ले लिया था ना, तो ये एक्चुअली 7 नहीं है, 7 टाइम्स नहीं है ये, ओहो 7 टाइम्स नहीं है ये 6.7 टाइम्स है, 6.7 टाइम्स है, ठीक है। तो ये वैल्यू भी 6.7 टाइम्स हो जाएगी, ये वैल्यू भी 6.7 टाइम्स हो जाएगी। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 50 से, तो ये आपकी 350 नहीं बच्चों, 333.3 समथिंग आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये 6.6 आ जाएगी, ठीक है। इसमें से 1 सेकेंड रुकना, 333.333, तो ये वैल्यू 350 के बजाय एग्जैक्टली मैच करना, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ठीक है, अब ये वैल्यू कहता है कि इसको उठाओ, 333.3 को आप डिवाइड करो जो आपका इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू था। अब आप देखो, डिवाइड बाय 400, डिवाइड बाय 400, इसको आप करो डिवाइड बाय 6, ये भी आपकी 0.83 आएगी, ठीक है। इस वैल्यू को अगर आप, मैं क्या कह रही हूँ कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अगर रिकॉर्ड किया था तो ये वैल्यू इतनी आ रही थी आपके सिग्नल की, और यहाँ पे सिग्नल की वैल्यू 50 हर्ट्ज आ रही थी, तो अलग अलग हो गया। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या बोला कि जितने भी स्ट्रेंथ का आपने इंस्ट्रूमेंट लिया होगा, आपकी जो भी घटाने के बाद हर्ट्ज में वैल्यू आ रही है, उसको आप आपके इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप उसको अपने इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप पाएंगे कि वैल्यू सेम हो जाएंगी। वाह, व्हाट अ मिरेकल, व्हाट ए मिरेकल। अगर आप इससे डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू सेम हो जाएगी, हो जाएगी। यानी कि इस दुनिया में जब भी आपको केमिकल शिफ्ट निकालना है तो आपको ये करना पड़ेगा, तभी एक कंपाउंड के लिए पूरी दुनिया में चाहे इंस्ट्रूमेंट आपने कोई भी यूज किया है, सेम वैल्यू आएगी। प्रॉब्लम इस आपके मेथड में जो थी वो ये थी, अभी मैं दिखाती हूँ, जो मैंने मिस कर दिया था पॉइंट, मेगा हर्ट्ज। ये क्या है, हर्ट्ज, हर्ट्ज में से हर्ट्ज घटाओगे हर्ट्ज आएगा, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू तो हर्ट्ज है, ये ऊपर वैल्यू तो हर्ट्ज है, नीचे वाली वैल्यू मेगा हर्ट्ज है, तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, ये वैल्यू तो बाद में आए, ये वैल्यू तो बाद की बात है। इसको यहीं रख लेते हैं, ठीक है, बताती हूँ। वैल्यू तो हमारी सेम कर दी हमने, बट यूनिट्स को भी तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो यूनिट्स को बैलेंस कैसे करोगे? अब देखो, ऊपर 50 हर्ट्ज, नीचे 60 इंटू, ये क्योंकि हर्ट्ज है तो इसको भी हर्ट्ज में चेंज कर लो, 10⁶ हर्ट्ज, ठीक है। अब हर्ट्ज से हर्ट्ज कैंसिल, ये कितना आ गया 0.83 डिवाइड बाई 10⁶, यहाँ पे भी 33.3 डिवाइड बाय 400 इंटू 10⁶, तो ये हर्ट्ज, ये भी हर्ट्ज, हर्ट्ज से हर्ट्ज कैंसिल, इसका वैल्यू कितना है 0.83 डिवाइड बाय 10⁶। कहते कि यार ये तो दिक्कत हो जाएगी, क्या दिक्कत हो जाएगी कि 0.83 तो ठीक है वैल्यू, डिवाइड बाय 10⁶ होगा तो ये वैल्यू कितनी चली जाएगी, 0.2242683। ओ माय गॉड, ऐसा ऐसा ग्राफ बनाना तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इतनी छोटी वैल्यू के लिए। तो
है ना, इसीलिए लेके आया गया पीपीएम सिस्टम। ठीक है, अभी आपको मैं समराइज जरा करवा देती हूँ कि क्या क्या हो गया है केमिकल शिफ्ट में। तो जी केमिकल शिफ्ट, अभी उस प्रॉब्लम को मैं एड्रेस करूंगी, देखना। केमिकल शिफ्ट किसके बराबर आ गया, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी कंपाउंड के प्रोटॉन की है, प्रोटॉन अंडर ऑब्जर्वेशन माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ टीएमएस। ठीक है, ये सारी बातें किस में चल रही हैं, और हर्ट्ज में चल रही हैं। किस में चल रही हैं जी, हर्ट्ज में चल रही हैं, है ना। ठीक है, डिवाइड बाय क्या किया है आपने, आपके इंस्ट्रूमेंट की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये किस में है जी, मेगा हर्ट्ज में है। दिक्कत बस यही थी। अब अपने को इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक, इंपॉर्टेंट बात सुनो, ऊपर दो चीजों को हर्ट्ज को आप घटाओगे तो यूनिट आएगी हर्ट्ज, नीचे यूनिट है मेगा हर्ट्ज। अब हर्ट्ज से हर्ट्ज कैंसिल हो जाएगा, अगर आप ये जो भी एक्स वैल्यू आएगी, अगर आप इसको 10⁻6 मेगा हर्ट्ज से 10⁻6 हर्ट्ज लिख दो। अब देखो अपने को क्या चीज एड्रेस करनी है, यहां जरा देखो, हर्ट्ज से हर्ट्ज कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई, x डिवाइड बाय 10⁻6। केमिकल शिफ्ट डेल्टा से शो करते हैं, हर्ट्ज से हर्ट्ज तो कैंसिल हो गया, यूनिट लेस है ये, यूनिट लेस है ये स्टडी, ये क्वांटिटी केमिकल शिफ्ट ग्राफ के ऊपर वैल्यू यूनिट लेस है अभी तक। उन्होंने बोला कि यार ये क्या करें, क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका। कहते हैं कि एक काम करते हैं ना, इस 10⁻6 को काटने के लिए, इस 10⁻6 को चलो यहीं पे काट देते हैं, इस 10⁻6 को काटने के लिए क्यों ना मैं 10⁻6 लिख दूं यहाँ पे, उससे क्या होगा, ये 10⁻6 से 10⁻6 जो है वो कट जाएगा, 10⁻6 से 10⁻6 कट जाएगा। हमने बोला कि अच्छा ठीक है, लेकिन 10⁻6 अगर आपने लिख दिया है तो इसके नाम का कुछ, इसको क्या बुलाएंगे, क्यों लिखा है ये। तो हमने बोला कि ऐसा करते हैं, इस दुनिया में एक यूनिट होती है पार्ट्स पर मिलियन, इसकी जगह ये लिख दो बस। तो इसका मीनिंग ये होगा कि आपने 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया है, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का एक पार्ट, मिलियन क्या होता है 10⁻6 होता है, पार्ट्स पर मिलियन का मीनिंग क्या हो गया, 10⁻6 का ये वाला हिस्सा, अगर आप ऐसे लिख दोगे तो 10⁻6 का ये वाला हिस्सा, तो 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल हो जाएगा, और इसके नाम का हम यूनिट क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, पीपीएम, इसके नाम का क्या लिख देंगे, पीपीएम। ठीक है, तो कुल मिला के कुछ भी नहीं, 10⁻6 था यहाँ पे, हमने बोला कि इसकी जगह लिख दो पीपीएम। नेचुरली ये 10⁻6 कट गया मान लेना, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं इसको, ठीक है जी, इसलिए फिर आपको यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन जो है वो लिखा जाता है। तो आपका फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, फॉर्मूला होता है जी, फॉर्मूला होता है इंटू 10⁻6 प्रोटॉन अंडर ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी माइनस टीएमएस की फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इंटू 10⁻6, और यहाँ से जो भी अब वैल्यू आएगी आप उसको बुलाएंगे क्या, कि ये पीपीएम में है वैल्यू, किसके नाम का लिखा है जी, ये जो 10⁻6 आपने इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, इन दैट केस आपको कुछ भी इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कुल मिला के इसको आप मेगा हर्ट्ज जो भी 600 समथिंग जो भी वैल्यू लिखी हुई है
वो ही ले सकते हो सीधा सीधा, कुछ भी नहीं करना है, बस पीपीएम लिख देना यूनिट पीछे, ठीक है, बस पीछे यूनिट पीपीएम लिख देना। ओके डन। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये वैल्यू ही पीपीएम में आएगी। क्यों? क्योंकि मान लो ये कोई भी वैल्यू एक्स आ गई, ठीक है, ये एक्स आ गई, हर्ट्ज में आ गई ऊपर, ठीक है, और ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मान लो आपकी मेगा हर्ट्ज में थी, तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा इसको 10⁻6 हर्ट्ज में घटा दिया। बस इस 10⁻6 की जगह क्या लिख देना है आपने, पीपीएम लिख देना है बस। दिस इज योर पार्ट्स पर मिलियन 10⁻6, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, इंटू 10⁻⁻6, तो x इसकी जगह बस ppm लिखना है। दिस इज योर बेसिकली फॉर्मूला, ठीक है। तो 10⁻6 को बैलेंस करने के लिए ये वैल्यू लेके आएंगे, पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन का पार्ट, ठीक है जी, डन। तो ये होता है आपका केमिकल शिफ्ट इन पीपीएम, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना, आपको यूनिट्स चेंज करने की जरूरत है इस फॉर्मूले में, कुछ भी नहीं, बस पीछे पीपीएम लगा देना, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद, सारा कैलकुलेशन के बाद आपका केमिकल शिफ्ट जो ये डेल्टा आएगा वो पीपीएम में आएगा। और इस दुनिया में केमिकल शिफ्ट पीपीएम में ही इसीलिए स्टडी किया जाता है क्योंकि अगर आप हर्ट्ज में स्टडी करते हो तो हर्ट्ज में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में आपकी वैल्यूज अलग अलग आ सकती हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको ये करना है, ठीक है, ओके। उसको अवॉइड करने के लिए हम केमिकल शिफ्ट पीपीएम में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। इसको ना बच्चों अगर आप चाहो तो, वैसे तो देखो ये हो गया है बात, अगर आप चाहो तो ना इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो इसको ना आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो 60% मार्क्स किसी के आए हैं, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि 100 में से 60 मार्क्स आपके आए हुए हैं, है ना। तो परसेंट का मीनिंग क्या होता है कि जी 100 में से 10⁻² में से 60, 100 में से 60, सेम ऐसे ही x इंटू 10⁻⁻6 वैल्यू आनी चाहिए थी, तो x 10⁻⁻6 की जगह ppm लगा दिया बस, ये 10⁻⁻6 में से इतने ppm, ठीक है, डन। अगर ये बात समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे परसेंटेज के लिए 100, ये बार बार फ्रॉम 10⁻², फ्रॉम 100 इतने मार्क्स, ये लगाने की, ये बोलने की बजाय हम बोल देते हैं इसके नाम का 10⁻² के नाम का 100 के नाम का परसेंट लगा देते हैं। वैसे ही बार बार में 10⁻⁻6 लिखने की बजाय उसके नाम का ppm लगा देते हैं, ठीक है, डन। चलिए, कोई भी आपको कंफ्यूजन होती है, वैसे मुझे पता है इसमें कंफ्यूजन रहती है बच्चों को पीपीएम में हमेशा, लेकिन आई होप आपको वीडियो अगर दोबारा रिपीट करनी भी पड़े तो रिपीट कर देना बच्चों, लेकिन सीख के जाना बेसिकली इस चीज को, ठीक है। चलिए, तो ऑल इन ऑल आपका फॉर्मूला बन गया। ऑल इन ऑल अगर आपको केमिकल शिफ्ट हर्ट्ज में निकालना होगा तो म्यू हर्ट्ज में निकालना कोई भी प्रोटॉन के लिए, ठीक है, या आपके न्यूक्लियस के लिए, कोई भी न्यूक्लियस के लिए माइनस में आप न्यू निकालना फॉर टीएमएस, वो भी हर्ट्ज में निकालना, डिवाइड बाय उसको कर देना आपने ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है जी, डन। सॉरी, ओहो सॉरी, अगर हर्ट्ज में निकालना है तो इतनी ही होगी बात, अगर हर्ट्ज में निकालना है तो ये होगी, लेकिन अगर आपको डेल्टा पीपीएम में कैलकुलेट करना है तो उसकी वैल्यू होगी न्यू हर्ट्ज फॉर न्यूक्लियस इन हर्ट्ज
ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बस इतना ही है फॉर्मूला, फॉर्मूला इतना ही है, कुछ भी नहीं करना है इसके बाद आपको। ये मेगाहर्ट्ज में पुट करना है और ये हर्ट्ज में पुट करना है। ये पीपीएम अपने आप बन जाएगा। क्यों बन जाएगा वो? ये मेगाहर्ट्ज के 10⁻⁻6 की वजह से, ठीक है। मेगाहर्ट्ज को यहाँ पे 10⁻6 लिखोगे, ऊपर जाके 10⁻6 हो जाएगा, वो ही पीपीएम है। डन? ओके, कोई भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है दिमाग में। ओके, इतना ही होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये है जी आपका एक क्वेश्चन। आप चाहें तो ये क्वेश्चन घर से ट्राई कर सकते हैं, लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैंने ये जो क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट अच्छे से करवाना ही है। फिर भी कोई भी डाउट है आप मुझे बताइए। नेक्स्ट वाले लेक्चर में ये सेम चीज़ मैं फिर से एक बार ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में रिपीट करने वाली हूँ, ताकि हम ये क्वेश्चन कर सकें। तब तक आप ट्राई कीजिए समझने की कि केमिकल शिफ्ट हर्ट्ज में कैसे निकालते हैं, पीपीएम में कैसे निकालते हैं। कुछ भी ना याद रहे तो फॉर्मूला याद करिए और आगे बढ़िए जिंदगी में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंशन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।